भीतर जो है बहुत खालीपन है। आदमी स्वयं के बारे में भी सोच रहे हैं और गौरव जी के बारे में सोच रहे हैं कि भीतर भीतर वो अपने डेथ भी प्लान कर चुके होते हैं। तभी तो आदमी कभी ऐसे नहीं बैठ सकता। हाँ, लास्ट स्टेज में जाके आप क्या कर पाएंगे? तो इसका महाराज जी सॉल्यूशन क्या है? अष्टांग योग से मतलब है, योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम तो नहीं है ना। सबसे नीचे जल, ये पृथ्वी, ये आकाश। हमारे घर में जो हमारे समाज में स्त्रियां होती है वो अक्सर ऐसे बैठती हैं। हम सब मूल अर्थों में परमात्मा ही हैं। आदरणीय जयनारायण जी बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं और उतने सुंदर बच्चे यहाँ पे हैं। लगातार क्लासेस हो रही है, डेली एक क्लास होता है। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों को जानने की, जो हम लोग 5W1H मीडिया के संस्थान में पढ़ते हैं जी। पढ़ाते हैं। वैसे मैं यहाँ पे इंटरव्यू की समाप्ति कर देता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए चेहरे के साथ, एक ऐसे चेहरे के साथ जो अधिकांश समय तो वैसे लोगों के सामने नहीं आता है, लेकिन जब ईश्वर के माध्यम से उन्हें मानव समाज पे कल्याण करना होता है, उनके जीवन को और ज़्यादा विकसित करना होता है, तब हिमालय की गोद से वो चेहरा निकल कर आता है। एक ऐसा ही चेहरा इस वक्त हमारे साथ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माननीय श्री ओम प्रकाश जी। स्वामी ओम प्रकाश जी जो हैं, मैं इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये चेयरमैन और फाउंडर हैं स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट के। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेंटर में यहाँ पर। महाराज जी आप मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, काउंसलर हैं, लाइफ कोच हैं। अलग अलग भूमिकाओं को आप निभा रहे हैं, या यूं कहूँ कि आध्यात्म के क्षेत्र की अलग अलग भूमिकाएं जो हैं उनको आपने, उनकी साधना आपने की है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस कर्तव्य को आज आपने चुना है मानव समाज को और ज़्यादा विकास की तरफ ले जाने के लिए, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। सामान्य तौर पर अध्यात्म को लोग अपने जीवन का कोई हिस्सा मानते ही नहीं। जी। अध्यात्म से लोगों का बहुत लगता है बहुत दूर दूर तक का कोई संबंध ही नहीं बन पा रहा है। धर्म से लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। धर्म का मतलब है कुछ बाहरी जो चीज़ें हैं। सामान्य तौर पर लोगों की एक मानसिकता है कि बाहरी जो चीज़ें हैं वो धर्म का हिस्सा हैं। समझे, आपने तिलक लगाया है, हाँ। हमने दाढ़ी बढ़ाई है, कपड़े गेरुआ रंग के कपड़े पहन रखे हैं, लोगों को लगता है बस ये धार्मिक व्यक्ति है। जी। धर्म भी एक पहलू है, लेकिन धर्म के बीच जो है, धर्म की जो आत्मा है वो तो अध्यात्म है। सत्यवचन। मैं ऐसा मानता हूँ कि धर्म की आत्मा अध्यात्म जी। है। आत्मा शरीर का भी जो है मतलब कि ये न्यूक्लियस पॉइंट है। जी। जीवन का भी जो केंद्र है वो आत्मा ही है, शरीर का भी केंद्र आत्मा ही है, और धर्म का भी मूल जो है वो आत्मा ही है। तो आत्मा की बात की जाए, आत्मा का विकास जब तक नहीं होगा, भीतर का विकास यदि नहीं होगा, तो बाहर बाहर हम विकास कर भी लेंगे तो पूर्णता को तो प्राप्त नहीं कम से कम कर सकते। वास्तविकता है। आज पश्चिमी जगत का एक उदाहरण दूं। पश्चिमी जगत आज पूरी तरह से कहते हैं कि हम बहुत दुनिया बाहरी विकास उन्होंने बहुत कर लिया है। हाँ। भौतिकतावादी जो विकास है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उन्होंने काफी कुछ डेवलपमेंट प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल, वो एक खास मुकाम पर है, खास स्थान पर है, लेकिन उनके भीतर आप यदि झांकेंगे खोखले हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा खोखलापन है। वहाँ कहते हैं कि भाई अब शारीरिक तंदुरुस्ती तो है, लेकिन मानसिक तंदुरुस्ती जो है वो बहुत कम हो रही है। इसका मतलब है कि बाहर से तो ठीक है जी, फले फूले लग रहे हैं, विकसित लग रहे हैं, लेकिन भीतर जो है बहुत खालीपन है। हाँ। यह लगभग कहीं ना कहीं अब भारतीयों के साथ भी हो रहा है। अब आवश्यकता है हम लोगों को कि भीतर की ओर मुड़ें। ये सारी समस्या अब भीतरी हो गई है। अभी आप देखें, आदमी मन ही मन सोच रहा है कि गौरव सर ये सोच रहे होंगे। जी। आदमी मन ही मन चल रहा है, अभी कुछ हो नहीं रहा, आपको सोच नहीं रहे। आदमी स्वयं के बारे में भी सोच रहा है और गौरव जी के बारे में सोच रहा है, अब संस्था के बारे में सोच रहा है, सब कुछ अंदर अंदर चल रहा है। बहुत सारे लोग तो इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, इतने अंतर्मुखी होते हैं कि भीतर भीतर वो अपने डेथ भी प्लान कर चुके होते हैं। पूरी दुनिया उन्होंने बना ली है। बना ली। गजब का मतलब विडंबना कहिए, इसको दुर्भाग्य कहिए। और मुझे लगता है कि ये जो अनावश्यक चिंतन है बस वही चल रहा है। वास्तविक जो चिंतन होना चाहिए शरीर से संबंधित, बिल्कुल स्वास्थ्य से संबंधित, वो नहीं है। आप आपने कहा ना, शरीर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, हाँ। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, दुर्भाग्य ऐसा है अभी भी पूरी दुनिया में तो बहुत सारे लोग, पश्चिमी जगत में तो है, बहुत बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य की, लेकिन भारत में अभी भी उस लेवल पर मानसिक स्वास्थ्य को वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी मानसिक स्वास्थ्य को लोग पागलपना समझ लेते हैं, या तो
अगर किसी व्यक्ति में उसकी नकारात्मकता है, कोई डिप्रेशन में है, कोई स्ट्रेस में है, तो ऐसा समझ लिया जाता है कि ये व्यक्ति तो पागल है। और वो जब एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तब लगता है। हाँ, उससे मतलब ऐसा लगता है कि जो लोअर लेवल है, मिड लेवल है, उसको तो हम लोग इग्नोर ही करके चलते हैं, डिनाई करके चलते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? अरे जब शुरू में आप पहचान लेंगे बीमारी को तो उसको आप इलाज कर सकते हैं। सत्य वचन। अब वो बिल्कुल पागल सिजोफ्रेनिक एकदम लास्ट स्टेज में जाके आप क्या कर पाएंगे? हाँ। पागलों का कोई इलाज नहीं है। सत्य वचन। मैंने बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल का दौरा किया है, बहुत सारे मेंटल जो डॉक्टर्स उनको मैंने देखा, उनको मैंने काउंसलिंग किया है। अभी तक तो हजारों लोगों का किया है, ठीक है ना, लाखों लोगों का किया है। उसमें मैंने देखा है वो भी कुछ खास नहीं इलाज कर पा रहे हैं। हाँ। कुछ नींद की दवाई और पता नहीं कौन कौन सी दवाई दे देते हैं, जिससे कुछ बहुत ज़्यादा भला नहीं हो पा रहा है। आप निकालिए, एक रेशियो निकालिए कि जितने लोग पागल होते हैं एक साल में, उसमें से कितने लोग वापस सर्वाइव करते हैं। उसका परसेंटेज बहुत कम, नगण्य है। बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए। सत्य वचन। तो इसका महाराज जी सॉल्यूशन क्या है? क्या अध्यात्म के रास्ते से या मेडिटेशन के रास्ते से इस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है? हाँ, योग का मतलब संपूर्ण योग से है जी, है ना। अष्टांग योग से मतलब है। आजकल एक दुर्भाग्य यह भी है, हाँ, हम लोग खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। पहली तो बिल्कुल। जो हमारे साधु सन्यासी हैं, जो योगी हैं, वो खुलकर बात नहीं करते हैं। उनको पता नहीं क्यों संकोच होता है, या पता नहीं किस प्रकार के व्यापार में, या पता नहीं किन चीज़ों में वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, किस चीज़ के शिकार हैं कि वो बताए ना योग क्या है। योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम तो नहीं है ना। बिल्कुल। योग का मतलब है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब बताए ना, ध्यान में कोई चीज़ है। अब ध्यान वाली कोई बात ही नहीं हो रही। सब लोग पार्कों में जा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, वो कहते हैं हम योग कर रहे हैं। अरे वो कोई योग नहीं है, एक क्रिया है वो तो, उसकी एक क्रिया है। ठीक है ना। उतना जोर से हंसना वो भी कोई क्रिया नहीं, वो भी 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए। उससे गला फटने का चांस ज़्यादा रहता है ना। थायराइड और पैराथायराइड की समस्या ज़्यादा आ सकती है। यहाँ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में जो यहाँ पर ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड, उसकी समस्या आ सकती है, क्योंकि सडनली आप बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही बात कही। मुझे भी लगता है कि कई क्रियाएं महाराज जी ऐसी होती हैं जिनके स्वरूप के रूप में तो वो ऐसा लग रही है कि बहुत फायदेमंद है, पर उसकी जब अति कर देते हैं लोग तो वो आप ही को नुकसान पहुंचा रहे। वही मैं कह रहा हूँ। ध्यान के नाम पे पता नहीं कुछ लोगों को क्या लगता है। एक तो भारत में कभी ध्यान अभी तक मुझे लगता है जन जन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब देखिए माता, एक बात मैं आपको समझ चाहता हूँ, मैं रोकना चाहता हूँ। भारत में आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, किसी भी रंग वेशभूषा को अपनाते हों, भारत में हर एक माता पिता एक बार जरूर कहता है अपने बच्चे से, बच्चे ध्यान से पढ़ना, ध्यान से साइकिल चलाना, ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से परीक्षा देना, ध्यान से कहीं ट्रैवलिंग करना, ट्रेन में जाना है, बस में ध्यान से शहर जाना। केयरिंग नेचर है। हाँ, वो ध्यान क्या है? वो माता पिता बेशक उस मेथडोलॉजी को नहीं जानते हैं जी, उस पद्धति को, उस प्रणाली को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके भाव वही हैं कि ध्यान से करना मतलब ये बड़ी उत्तम बात आपने कही, क्योंकि जब हम ध्यान शब्द को सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो आसन लगा के बैठ गए और आंखें बंद करी हैं, लेकिन आपने कहा कि हमारी रोजमर्रा की जीवन में ध्यान जो है वो मिला हुआ है। हम एक एक चीज पर फोकस कर सकते हैं, उसको मैं कहता हूँ कॉन्शियसनेस। जी, हमारे अब हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, सपोज करिए बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं यदि कहूँ कि भाई आपको एक मुद्रा लगा लेना है, इसमें क्या बुराई है? कोई इसका साइड इफेक्ट बता सकता है? दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। ये ज्ञान मुद्रा है जी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 5 मिनट के लिए लगा लें, आपकी फोकस पावर बढ़ जाएगी बिल्कुल। ये जो सूर्य तत्व है, ये जो वायु तत्व है, दोनों मिल रहा है, ठीक है ना। ये जल तत्व का प्रतीक है, सबसे नीचे जल, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु और अग्नि, दो को मिला दिया। इससे जो रिएक्शन हो रहा है बॉडी के भीतर, जो एनर्जी बाहर जा रही थी, सामान्य तौर पर हमारे शरीर के नुकीले अंगों से ऊर्जा बाहर चली जाती है। बिल्कुल। तभी तो आदमी कभी ऐसे नहीं बैठ सकता। हाँ, आदमी ऐसे बैठता, देखिए आपने भी ऐसे बैठा, मैं भी अभी मतलब अपनी स्त्रियां हमारे घर में सिकुड़ के बैठे हैं। हाँ, हमारे घर में जो हमारे समाज में स्त्रियां होती है वो अक्सर ऐसे बैठती हैं, ऐसे बैठती हैं, ताकि ये जो ऊर्जा यहाँ से निकल रही है वो फिर शरीर में ही चली जाए। यहाँ से निकला और शरीर में घुस गई, तो ऊर्जा का एक वर्तुल बन जाता है। मतलब शरीर को आराम भी उसी अवस्था में मिलता है। और ऊर्जा शरीर में ही बना हुआ है। यहाँ से निकला इसमें चला गया जी। अक्सर जो ध्यान मुद्रा है वो ऐसा है, आप सब जानते हो कि ध्यान मुद्रा, यहाँ की ऊर्जा इस हाथ में चली, इस हाथ की ऊर्जा इस हाथ में चली। अरे क्या बात है, कोई वर्तुल बन गया, अब ऊर्जा बाहर नहीं जा रही। मतलब इस चीज को करते तो सब हैं, इसका वास्तविक मतलब क्या है? अध्यात्म को समझने की गौरवशाल बहुत अवसर। हाँ,
अध्यात्म को एक एक जन जन तक ले जाना चाहिए जी। इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल हम पद्मासन में बैठते हैं, हाँ। पैरों की जो उंगलियों से ऊर्जा निकलती है वो दूसरे जांघों में चली जाती है, बिल्कुल इस पैर किस में चली जाती है, हाँ। ऊर्जा बच गई। अब ऊर्जा कमाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? जी ऊर्जा कमाने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए हम भोजन करते हैं, हाँ ऊर्जा पाने के लिए हम जल पीते हैं, ऊर्जा पाने के लिए हम सोते हैं, जी। वायु सांस लेते हैं, हाँ है ना। सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा भोजन हम करते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा हो, उस ऊर्जा को हम बेकार में व्यर्थ कर देते हैं। सत्य वचन। अध्यात्म कहता है ऊर्जा का बचाइए, ऊर्जा एनर्जी मैनेजमेंट सिखाना है। आज के युवाओं को सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ आपको ध्यान सीखने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने बॉडी को के मैनेजमेंट को समझ सकें, अपने एनर्जी के मैनेजमेंट को आप समझ सकें। जी आज एनर्जी मैनेजमेंट की कहीं बात नहीं होती, हाँ टाइम मैनेजमेंट पे बात होती है। आप देखें HR एक शब्द है, ह्यूमन रिसोर्स करके मैनेजमेंट के हाँ। लोग अक्सर यूज़ करते हैं। बिल्कुल मैं उनसे कहता हूँ कि और भी चीज़ों पर आप आइए ना। मैं दुनिया भर के और भारत के खास करके जितने बड़े बड़े IIM संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें कहता हूँ एनर्जी मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है, जी है ना। सोल मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है। बिल्कुल अध्यात्म पर थोड़ा आप आइए ना। भारत का वास्तविक विकास चाहते हैं ना, तो आपको अध्यात्म को समझना ही पड़ेगा। सत्य वचन। महाराज जी, ये तो रही आध्यात्म की बात, मेडिटेशन की बात। आपने योग के बारे में बताया, क्रियाओं के बारे में भी बताया। मैं एक बात ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस वक्त LNCT विश्वविद्यालय की भूमि पर हैं और ये भूमि जो है ज्ञान की भूमि है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। ऐसे में कई समस्याएं भी उनको आती हैं बीच में, क्योंकि किताबी ज्ञान को अर्जित करते करते और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दी जाती है, लेकिन पढ़ाई के बीच में एक स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है। मुझे लगता है कि वैसे तो पढ़ाई जो है बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन जब हम इसको बोरिंग रूप में देखते हैं, इसका एक रूप हमने परिवर्तित करके रख दिया है कि पढ़ाई करना तो बड़ा बोरिंग काम है, तो कहीं ना कहीं इस कारण से भी, और बच्चे अपने निजी जीवन में भी कई ऐसी बातें हैं जो अपने माँ बाप को नहीं बता पाते, उसके कारण भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, और उनसे क्या कहेंगे कि इस चीज़ से वो कैसे बड़ी आसानी के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे ध्यान करें, कैसे योग करें? बहुत सामान्य प्रक्रिया मैंने एक अपने जाना है अपने जीवन में। यदि आप वॉकिंग कॉन्शसनेस करते हैं, जी हम सब देखिए, हम सब बचपन में लगभग 1 साल 1.5 साल की तब से चल रहे हैं। हाँ आप भी, हम भी, सभी लोग बिल्कुल 1-1.5 साल की अवस्था में हम चलना शुरू कर देते हैं। जब भी हम लेफ्ट पैर को जमीन पर रखते हैं, उठा के रखते हैं, लेफ्ट पैर को रखा, बोलिए सो, राइट को रखिए हम, सो हम। ये वॉकिंग कॉन्शसनेस है जी कई कॉन्शसनेस हमारे शरीर में फैल जाएगा। कैसे? यदि हम वॉक कर रहे हैं और तभी एक मंत्र क्या है? सो हम। सो का मतलब होता है वो, वही, हम मतलब हम वही हैं। हम वही कौन है? हम सब मूल अर्थों में परमात्मा ही हैं। हम सब मूल अर्थों में देवी देवता ही हैं। नहीं तो आप जरा गौर कीजिए कि हमने हम हिंदुओं ने, हम सनातनियों ने, हम भारतीयों ने, हमारे पूर्वजों ने जो देवी देवता की जो मूर्ति बनाई वो मनुष्यों जैसी क्यों बनाई? किसी पशु के समान बनाते? वो जो मूर्ति बना उसके पीछे कोई विज्ञान रहा होगा ना। वो विज्ञान ये रहा है कि हम गहराई में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें पाते हैं कि हम लोग बहुत विराट के हिस्से हैं। जी हमारा भीतर बहुत बड़ा है। बाहर से शरीर की एक सीमा है, लेकिन भीतर बहुत बड़ा है। अभी क्या हुआ है, जो बच्चे पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, हम और अभी उसी स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, DU और पता नहीं कहाँ कहाँ से आप भी, हम भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। और LNCT तो एक बहुत प्रमुख संस्थान है ना, एक बहुत बड़ा संस्थान है, ठीक है ना। यहाँ मैं देखता हूँ हजार बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों से कि आप पढ़ाई को बस अपने शरीर तक आपने सीमित कर रखा है। जैसे हमने अपने बॉडी को बाहर से देखते हैं तो लगता है कि एक सीमा है बॉडी की, हमने पढ़ाई को भी सीमा में रख रखा है। थोड़ी देर के लिए आप लाफ्टर थेरेपी कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप हंस लीजिए। आज बड़े बड़े संस्थानों में भी बड़े बड़े MNCs भी क्या कर रहे हैं, अपने वर्कर्स के लिए तो लाफ्टर थेरेपिस्ट को बुला रहे हैं। बीच में थोड़ा सा हंसना उसको सिखा दीजिए। बीच में कुछ वैसी प्रक्रिया उनको सिखा दीजिए जिस प्रक्रिया में उनका समय भी कम से कम और कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाए। एक बार यदि आप कॉन्शियस हो गए फिर आपको पता चलेगा पढ़ाई इतना बोरिंग है नहीं जी, और पढ़ाई इतना टाइम टेकिंग वाला नहीं है। होता क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी कमजोर हो गई है, इतनी स्लो हो गई है कि हमको बहुत देर तक पढ़ाई करना पड़ता है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में जी, ओशो के बारे में, लोग बहुत जल्दी पढ़ाई कर लेते। बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने 10 साल 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने PhD कर लिया है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या, उनका कॉन्शियसनेस का लेवल ज़्यादा है। हम पढ़ाई के
घंटों को ना बढ़ाएं, हाँ या जैसा वैसे रहने दें, कॉन्शसनेस की घंटों को थोड़ा बढ़ा देना, हाँ। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट बढ़ा देना, तो बच्चों में अभूतपूर्व विकास परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आ सकता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने महाराज जी कही। महाराज जी, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो और कुछ आप बताना चाहें कि बच्चे अपने डेली रूटीन में, जैसे आपने बताया कि वॉकिंग कॉन्शियसनेस के बारे में, कि जब आप चल रहे हैं तब इन शब्दों को उच्चारण कीजिए और एक एक कदम आगे बढ़ाते चलिए तो आपकी कॉन्शियस पावर बढ़ेगी। आपने अष्टांग योग की बात करी, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि ये योग क्या है, क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे इनको मतलब इसमें हम करते हैं और इसका लाभ कैसे मिलता है? कुछ तो शारीरिक क्रिया है जी। योग में, जैसे कि आसन और प्राणायाम, ये तो मूल रूप से शारीरिक क्रिया है। जी। यम नियम तो मानसिक क्रिया है, मतलब बचपन से बताया जाता है आपको, सत्य अहिंसा अस्तेय इस तरह से अपरिग्रह, है ना, आपको सत्य बोलना ही चाहिए, जितना संभव है उतना तो सत्य बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पूर्णतः सत्य बोले, लेकिन कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी आज के समय में संभव नहीं। चलिए मान लिया आपकी बात मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय के लिए आपकी बात मान ली, ठीक है। हम कहते जितना संभव उतना तो सत्य बोलिए। हाँ। छोटी छोटी बातों में यदि आप सत्य नहीं बोलते हैं ना, इसका मतलब है कभी आप बड़े सत्य के लिए तैयार ही नहीं हो सकते। वो संस्कार बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा, बिल्कुल, कि सच नहीं बोलना है, बिल्कुल। ये चीज संस्कार बन गया। वो जो संस्कार बन के भीतर चला गया, अब वो पता ना आपको कितने समय तक, कितने जन्मों तक आपका पीछा करता रहेगा। अब छोटी सी बात में भी लोग झूठ बोलते हैं। अरे जब इतनी बात, छोटी सी बात आप मतलब सच का सामना नहीं कर सकते जी, तो बड़े सत्य से आप कभी रूबरू हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। उसके लिए कभी आप तैयार ही नहीं हो पाएंगे। सत्य वचन। अब आदमी 1 रुपया नहीं कमा सकता है तो कैसे उम्मीद करेंगे एक दिन वो 1 करोड़ रुपया कमा लेगा? सही बात है ना। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए 1 रुपया तो कमाना पड़ेगा उसको, प्रयास तो है ना, शुरुआत करना पड़ेगा, है ना। मैं कहता हूँ सत्य अहिंसा हम हमारे विचारों में, हमने दरअसल हमारे पूरी जो देखने की पद्धति है जी, आज की युवा पीढ़ी की, वो बिल्कुल बहिर्मुखी हो गई, एक्सट्रोवर्ट हो गया। हम बाहर बाहर ही सब कुछ देखे जा रहे हैं, सब कुछ बाहर दिखता है। थोड़े समय के लिए भीतर तो देखो ना, इससे बैलेंस बन जाता है ना। आप बाहर भी खाना खाते हैं, आप बाहर भी घूमने जाते हैं, लेकिन घर में भी तो रुकते हैं। अब अपने घर तो है आपके पास, लेकिन घर में कभी नहीं रहते। पर महाराज जी, आप बार बार भीतर देखने की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि मानव सभ्यता में जब हम अपने बाहर देखते हैं तो कई चीज़ें दिखती हैं, बाहर कई लोग हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम भीतर देखें तो भीतर देखने के बाद फिर करना क्या है? हाँ वही, जब हम लगातार बाहर बात कर रहे हैं तो प्रकृति कहती है कुछ समय के लिए चुप भी हो जाओ, मौन भी हो जाओ। ये बैलेंस है जी, यदि हम दिन भर काम करते हैं तो रात भर में हम आराम करते हैं, हाँ हम भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, हम भोजन भी लेते हैं, हम पानी भी पीते हैं, हाँ, है ना, हम चावल खाते हैं तो हम रोटी भी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। हमारे जीवन में बैलेंस, भगवान बुद्ध ने इसी को कहा है सम्यक जीवन। भगवान ने कहा एक अष्टांगिक मार्ग जो भगवान बुद्ध का है वो यही है, सम्यक जीवन होना चाहिए, सम्यक आजीविका, मतलब सभी चीज़ में कहते हैं वो बैलेंस में रहो। हाँ, हम जो लगातार खाली पढ़ ही रहे हैं, मनन तो बच्चा कर नहीं रहा है, चिंतन मनन करने लगे थे। वो जो आप एक बार पढ़ते पढ़ते, मैंने खुद भी किया है, बच्चों से भी कहता हूँ, सभी लोगों से मैं कहता हूँ, आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं 1 घंटा, आधा घंटा, जितना देर आप पढ़ना चाहते हैं, आपने पढ़ाई कर लिया, ठीक है, 5 मिनट के लिए किताब बंद कर दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, आंख बंद करके देखिए आपने क्या क्या पढ़ाई किया है। आप देख सकते हैं भाई, जब आपने आंखों से उसको देखा है तो भीतर क्या कॉन्सियसनेस से भी उसको देखा जा सकता है, विजुअल इमेज जो है वो दिमाग में आ गई। आएगी। यदि आपने 2 मिनट के लिए वो कर लिया ना, तो 2 मिनट में आप जितना आपने पढ़ाई किया ना उसको 2 मिनट में आप रिपीट कर सकते, रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो किताब से यदि आप रिवाइज करेंगे तो फिर आपने जितना समय पढ़ा है उससे थोड़ा ही कम समय चाहिए, हाँ, लेकिन चाहिए। यदि आपने 1 घंटा पढ़ा है तो रिविजन के लिए आपको लगभग आधा से पौना घंटा तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन यदि भीतर का रिविजन आप करेंगे, आंतरिक रिविजन करेंगे, उस इंट्रोवर्ट समय होके, टाइम टेकिंग नहीं होता। तो मुझे लगता है 5 मिनट 10 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कितना समय सत्य वचन कह रहे हैं। ये बड़ी आपने बहुत ही मतलब मैं कहूँगा बहुत सुंदर बात कही है। इस बात पे हम अक्सर गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये गौर करने वाली बात है। हमारा कितना समय बच रहा है, और बिल्कुल बच्चों के मतलब की बात है। बिल्कुल, क्योंकि महाराज जी बच्चों की बात हो रही है तो अभी कुछ समय से आपकी कृपा हमें प्राप्त हो भी रही है। इस विश्वविद्यालय के अंदर आप लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ लेक्चर्स ले रहे हैं। क्या कहेंगे एलन सिटी विश्वविद्यालय में आपके अनुभव के बारे में? बहुत सुंदर ये व्यवस्था जिन्होंने भी बनाया है जी, उनका नाम लूँ कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं जी, है ना, आदरणीय जयनारायण जी बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं जी, ठीक है।
और उतना ही सुंदर ये उन्होंने वातावरण बना रखा है, उतना ही सुंदर हमको लगता है जो एकेडमिक्स जो फैकल्टीज आप जैसे लोगों को उन्होंने मतलब रखा है, या कहिए आप लोग उनका साथ दे रहे हैं, एक ही बात है ना। मैं आपको बुलाऊं या आप मेरे पास आए, एक ही बात है, दोनों की कोऑर्डिनेशन से। और उतने सुंदर बच्चे यहाँ पे हैं, लगातार क्लासेस हो रही है, डेली एक क्लास होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों को जानने की। बिल्कुल, आपने देखा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है क्लास के भीतर, बिल्कुल, है ना। बच्चे उत्सुक होते हैं, आप उनके मतलब की थोड़ी सी बात करिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बाहर जाके फास्ट फूड खाइए, वो मतलब की बात नहीं करता हूँ। मैं उनको वही बतलाता हूँ, लेकिन मैं थोड़े अपनी भाषा में उनको थोड़ी उनकी बात रख लेता हूँ। बच्चे खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी बच्चों को थोड़ा मेडिटेशन सिखा रहा है, गाइडेड मेडिटेशन हो या बोल करके या बिना बोले सिखाया जा रहा है। उससे बच्चों का आंतरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, बच्चों की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनके भीतर जो क्लैरिटी है, अब थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं ना, क्लैरिटी एकदम आ जाती है। बिल्कुल, इतना स्टेमिना, जो मेंटल स्टेमिना है, स्टेबिलिटी इतनी बढ़ती जा रही है, इससे लगता है कि नए मानव का विकास पूर्णतः संभव है, एक नया समाज बन सकता है जी, है ना। जिस भारत की हम लोग कल्पना करते हैं, जिस हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, जहाँ पे कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा था, है ना। आज हमारे पास सौभाग्यवश LNCT जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, और उनको चलाने के लिए आप जैसे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, और पुस्तकें अवेलेबल हैं जी। यदि कॉन्शियसनेस को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो पता नहीं हमारा भारत में, मैं तो कहता हूँ जो लोग कहते हैं कि भारत कभी विश्वगुरु बनेगा, या हमारा देश, हमारा राज्य, या हमारा स्कूल, या हमारा यूनिवर्सिटी इतने सालों बाद ऐसा होगा, मैं कहता हूँ वो समय उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम समय में वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। पहले किताबें इतनी नहीं थी, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं था, इतनी लाइब्रेरी नहीं थी, है ना, लेकिन कॉन्शियसनेस था। आज उल्टा हो गया, आज किताबें बहुत ज़्यादा हैं, आज फैकल्टी बहुत ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस नहीं है। मैं कहता हूँ कॉन्शियसनेस को ले आइए, तुरंत बूम आ जाएगा ऐसा। अच्छा महाराज जी, आपका जीवन को अगर हम देखें, आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, शुरुआत में कॉन्शियसनेस आपके साथ भी नहीं रही होगी, उसको आपने भी डेवलप किया है, कैसे किया? पढ़ाई के दरमियान जब मैं कभी दिल्ली विश्वविद्यालय का ऐसा हुआ करता था, तो पढ़ाई के दरमियान लगा कि कुछ बातें तो मैं किताब से समझ जाता हूँ, जैसा अक्सर आप भी सभी बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती। मेरे मन में विचार चलता रहता अक्सर कि कुछ बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही है, मामला क्या है। तो उस चक्कर में मैंने बहुत पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन कौन से लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेके, और दिन रात, सुबह से शाम रात, मतलब मुझे लगता है 12 से 15 या 16 घंटे तक मैंने लगभग पढ़ाई की है। हाँ सही, इवन उससे भी कहीं ज़्यादा जी। काम भी कभी कभी किया, तो लगभग 18-20 घंटे काम भी किया है। हाँ, एक दिन में 2 ऑफिस में नौकरी भी किया है। अच्छा, मीडिया के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, वो जानने का था कि हम कुछ चीज़ अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सभी बच्चों को मन में एक बार जरूर आता है विचार, सभी व्यक्ति को, बच्चों को ही नहीं, हर एक आदमी को जीवन में एक बार जरूर विचार आता है कि यार कुछ तो कमी है मुझ में। हाँ, बस वो विचार आया, फिर चला गया, हमने उस विचार को पकड़ लिया कि वो कुछ बात हमको समझ क्यों नहीं आ रही। फिर उसके बाद मैंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया, और फिर अब उन बातों को समझने में बहुत आसानी हो गई। हाँ, अब वही किताबें हैं, अब कोई भी नई किताबें हैं, कोई भी नया सब्जेक्ट, उसको पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है। अध्यात्म तो किसी के साथ भी हो सकता है। अध्यात्म का मतलब ही आत्मा का विकास। हर एक व्यक्ति के पास आत्मा है, हर एक जीव के भीतर एक न्यूक्लियस पॉइंट है ना, वो अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली कि हम भारतीय हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातन व्यवस्था को मानते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास बहुत प्राचीन इतिहास है, सत्य वचन। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हर एक मानव का विकास हो सकता है। महाराज जी, आपने ये इन सब बातों में प्रकाश डाला, और इसमें एक बात बड़ी अच्छी सुंदर मुझे ये भी जानने को मिली कि आप हमारे ही परिवार से हैं, पूरी तरह से मीडिया से हैं आप। जी महाराज जी, एक बात मैं आपसे इसमें जानना चाहूँगा, क्योंकि अब हम इंटरव्यू के अंतिम क्षणों में भी आ चुके हैं। आप एक फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उसके चेयरमैन हैं। आपकी जो स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन है, इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? अभी हरिद्वार में एक आश्रम बनाया है जी, इसी वर्ष, और वो एक रिसर्च सेंटर के तौर पर हम डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन रिसर्च सेंटर। जी, वहाँ पे हम अध्यात्म
पे रिसर्च करते हैं, जी। कर चुके हैं, हाँ। जिन बातों को उनको फैलाने का काम करते हैं। और अध्यात्म में तो कुछ ऐसा है नहीं कि हमने ये मुकाम पा लिया, पीएचडी कर ली तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। जी। अध्यात्म में ऐसा नहीं, बाकी जीवन में पीएचडी कर लिया तो बात खत्म हो सकती है सब्जेक्ट में, लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। जी। चलते रहिए, अनंत है। हाँ। है ना, कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वैसा ही परमात्मा तो अनंत है। हाँ। है ना, ये सृष्टि अनंत है। सत्य वचन। ठीक है, तो हम जितना अभी तक हमने शोध कर लिया है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का, आप जैसे मित्रों के माध्यम से, है ना, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो अभी नहीं जाना है, उसको जानने के लिए भी एक स्थान तो चाहिए कम से कम आप। जी। तो उसके लिए वो एक छोटा सा स्थान है, सभी लोग वहाँ पर आ सकते हैं। जब जो हमने अभी तक जान लिया है उसका वो लाभ ले सकते हैं, उनको बतला हम सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि महाराज जी, अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें तो वो कैसे संभव हो कि अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, और इससे जो ये कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए, क्योंकि उस विषय को, जिस विषय में आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हम ये 20 मिनट के इंटरव्यू के अंदर शायद वो चीज़ ना दिखा पाएँ। तो वो अगर कोई व्यक्ति आपसे सीखना चाहते हैं, आप लेक्चर्स लेते हैं बच्चों के, तो मुझे लगता है कि कई बातें एक लेक्चर में संभव नहीं हो पाती। नहीं हो पाती, बिल्कुल सत्य बात। तो अगर संपूर्ण इस ज्ञान को प्राप्त करना है किसी बच्चे को, किसी छात्र को, तो वो कैसे करे? उसके लिए हम मेडिटेशन कैंप लगाते हैं जी। उसमें उनको आना पड़ेगा। हाँ। फ़ोन नंबर है, आज के समय में सोशल मीडिया पर सब जगह एक्टिव हैं। आप जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसमें आप स्वामी ओम प्रकाश सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, है ना, वहाँ पर एक्सेस, आप हमको एक्सेस कर सकते हैं। और उसके साथ आप हरिद्वार आकर भी, है ना, या आप जहाँ जिस संस्थान में, उस संस्थान में जाकर भी, हम अक्सर मेडिटेशन की क्लास पूरे देश भर में भी तो ले रहे हैं जी। उस शिविर में आकर के आप 2 दिन 4 दिन की क्लास में आप बहुत गहराई से उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। अच्छा जी। महाराज जी, इंटरव्यू के अंत में हम एक छोटा सा, क्योंकि आजकल क्या है, जैसे जैसे आधुनिक चीज़ें होती जा रही हैं, अब इंटरव्यू का स्वरूप भी थोड़ा सा बदल रहा है। एक बड़ा ही प्रचलित इंटरव्यू का सेक्शन है जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपके सामने एक शब्द कहूँगा, उस शब्द पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा आपके अनुभव से, एक शब्द में या एक सेंटेंस में पूरा आपके जीवन को आप निचोड़ कर अगर कुछ हमारे सामने प्रस्तुत करें इस सेक्शन में, तो हम बड़े गर्वान्वित महसूस करेंगे। प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल बताएं, प्रयास करेंगे। तो इसे सेक्शन की शुरुआत इस तरह से करते हैं। मेरा पहला शब्द है आध्यात्म। जीवन का निचोड़। कॉन्शियसनेस। पर्याय है अध्यात्म का। आप जो वस्त्र पहने हैं, क्योंकि साधु संतों को हम इस तरह से देखते हैं, तो ये जो गेरुए वस्त्र हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक बहुत गहरा विज्ञान है यह। रंगों का एक पूरा, कलर थेरेपी आपने सुना होगा, रंगों का एक पूरा विज्ञान है। हाँ, अगर आप शामिल करना चाहें तो आप बता सकते हैं। हाँ, हम जिस तरह की वस्त्र बाहर से पहनते हैं, शरीर पर पहनते हैं, हाँ, जब भगवान सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, उसके अलावा बाकी सभी जो किरणें हैं वो हमारे शरीर अवशोषित कर लेता है। हाँ। बाकी शरीर को जिंदा रखने के लिए साधु संतों को एनर्जी तो चाहिए जी, ऊर्जा सबको चाहिए। वही ऊर्जा भगवान सूर्य से मिले डायरेक्ट वे में, हाँ, तो ज़्यादा आसान है जी। भिक्षाटन भी साधु लोग करते हैं, स्वयं भी भोजन पकाते हैं। हाँ, हम भी वो सब काम करते हैं जी। उसके अलावा जो ये कुछ चमकीले वस्त्र हैं, इसके अलावा जो बाकी एनर्जी है वो भगवान सूर्य से हमें प्राप्त हो जाती है। हाँ, क्योंकि जीवन का आधार तो सिर्फ भोजन ही नहीं है जी। बहुत सारे साधु हैं जो बिना भोजन किए रहते हैं, वो भगवान सूर्य के प्रकाश से अपने जीवन को चला लेते हैं। हाँ। जल पीकर चला लेते हैं। इस वस्त्र के पीछे वही विज्ञान है। तो महाराज जी, अगला शब्द है योग। योग यानी प्लस, जी, यानी जुड़ना। अच्छा, स्वयं से जुड़ना। हम अभी बात कर रहे थे ना, हाँ, कि बाहर भी एक दुनिया है, वैसा ही एक भीतर भी एक दुनिया है। जी। मैं आपको एक विज्ञान की बात बताऊं, हाँ, एक तथ्य बताऊं आपको, एक सत्य बताऊं। जी। बाहर धरती पर लगभग 70% जल है। हाँ, हमारे शरीर के भीतर भी 70% लगभग जल है। जी। जो कुछ बाहर है वैसा ही कुछ कुछ अंदर है, भीतर भी है। सत्य वचन। हम बाहर से तो जुड़ते हैं, भीतर से नहीं जुड़ते हैं। भीतर से नहीं जुड़ते हैं इसलिए बाहरी चीजों को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं। हमारा मूल है योग। हाँ, हम भारतीय हैं, ये हमारे लिए, मैंने कहा बार सौभाग्य की बात है। हमारे भारतीय ऋषियों, हमारे पूर्वजों ने जाना, भीतर को उन्होंने जान लिया। भीतर के जानते ही हमें बाहर भी वही चीज है।
भीतर हो सकता है थोड़े कंसाइज वे में, थोड़ा संक्षिप्त रूप में। हाँ लेकिन यदि संक्षिप्त रूप में आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो बृहद रूप में समझना आसान हो जाता है। हाँ कोई भी क्लास में आप जाएं, टीचर कहते हैं आप पहले से कुछ पढ़ के आइए। जी थोड़ा भी यदि आपने कुछ पढ़ा है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो टीचर की बातें आसानी से आपको समझ में आ जाती है। बिल्कुल। अब बिल्कुल ही ब्लैंक हैं तो अब जाके अब मुंह देखें टक टक, है ना। आज यही हो रहा है, हम सीधे बाहर को समझने लग जाते हैं। हाँ बाहर को समझने के लिए फिर बाहरी पूरा एक व्यवस्था चाहिए, हाँ समझाने वाले लोग चाहिए, पूरा विवरण चाहिए, पूरा फैक्ट चाहिए, पूरी सूचना चाहिए। लेकिन भीतर को समझने के लिए उतना कुछ नहीं चाहिए। हाँ। बहुत आसानी से भीतर समझ सकते हैं। बिल्कुल। भीतर को समझना इसलिए हमारे ऋषियों ने तो जितना आसान है हमने उसको उतना ही जटिल बना दिया है। जटिल बना दिया। बाहर बहुत आसान है समझना। हाँ किसी व्यक्ति को दिमाग को समझना बहुत आसान है जी। आप अपने दिमाग को समझ लीजिए, क्योंकि मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो बना तो पंच तत्वों से ही। बिल्कुल। कोई भी मनुष्य हो बना पंच तत्वों से। जो उसकी सोचने की क्षमता है, जो प्रणाली है, लगभग फंडामेंटली तो एक ही है। जी। आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये सब चारों जो प्रकार हैं, ये सभी मनुष्यों में एक जैसा ही है। बिल्कुल। जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो मौलिक चीजें हैं, वो सब में एक जैसी ही है। हाँ तो यदि अपने आप को समझ लिया, दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाता है। सत्य वचन। महाराज जी, ये जो मेरा शब्द है बड़ा प्रिय रहेगा। मेरा अगला शब्द है स्वामी ओम प्रकाश। एक खोजी एक अध्यात्म का खोजी। जी, बहुत सुंदर। आपने सारे ही उत्तर बहुत ही परिपक्वता के साथ और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और जो बेसिक चीज़ है कि आध्यात्म क्या है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, और बच्चों के जीवन से संबंधित सारी बातें आपने बताई। अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं खुद एक बड़ा अबोध बालक टाइप का कहूँ कि मैं भी मानव हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं मुझसे छूट सकते हैं। तो अंत में मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर मुझसे कोई बात छूट गई हो और कुछ आप इस इंटरव्यू में शामिल करना चाहते हैं, इसका एक अच्छा अंजाम तक आप इसको ले जाना चाहते हैं, तो क्या वो बात रहेगी? आपका एक मैसेज हो सकता है या कोई भी बात। वैसे तो कुछ छूटा नहीं, आपने बहुत ही बखूबी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूछा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, एक बार उसी बात को रिपीट करता हूँ जी। सभी लोग स्वयं को जानने का भी प्रयास करें। पूरी दुनिया को आप जानें। निश्चित तौर पर कोई रोग तो है नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश में हैं, हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं। पूरी दुनिया को आप जानें, लेकिन स्वयं को भी जानें। पूरी दुनिया को जानकर भी यदि आपने स्वयं को नहीं जाना तो अधूरे हैं। सत्य वचन। अपने अधूरेपन को लेकर क्यों जीना? हाँ अपने अधूरेपन के साथ यात्रा करना कहाँ उचित लगता है जी। तो इसलिए स्वयं को भी जानें, स्वयं की क्षमता को भी जानें। आप सिर्फ बाहरी क्षमता को, खाली मशीनों की क्षमता से हम परिचित हो रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि मोबाइल में इतना जीबी ये है, इतना रैम है, इतना ये है, इतना ये है, डाटाबेस ये है। कभी हमने सोचा कि हमारे में कितना रैम है, हमारे मनुष्य में कितना जी, है ना, हमारे माइंड में कितना रैम है, हम कितनी स्पीड से चल सकते हैं, हमारे अंदर कितना स्टोरेज क्षमता है। हमारे अंदर एक अपरिमित क्षमता है जिसको जाना नहीं। और मनुष्य के क्षमता को जानकर ही ये गैजेट, ये मोबाइल, ये लैपटॉप और ये कंप्यूटर्स इत्यादि बनाए गए हैं। थोड़ा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए सभी लोगों को। वापस एक बार अपनी दृष्टि को वापस मोड़ना चाहिए पीछे कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं। जो हम लोग 5W1H मीडिया के संस्थान में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो 5W1H कहीं ना कहीं स्वयं पर अप्लाई करना चाहिए। जी, धन्यवाद महाराज जी। क्योंकि अभी आपने अंत में, वैसे मैं यहाँ पे इंटरव्यू की समाप्ति कर देता, लेकिन अंत में जो आपने बात कही उससे मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ गया। इस समय आप LNCT विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में हैं। यहाँ पर आप सभी फैकल्टी से भी मिल चुके हैं, आपने छात्रों से भी बात करी है। इस विभाग के बारे में थोड़ा सा हम अपने आप को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर मतलबी हो जाते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी कुछ टिप्पणी करें। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, यहाँ का स्टूडियो देखकर? पत्रकारिता एवं जनसंचार के बारे में क्या कहेंगे, और इसमें ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें। कल से बहुत सारे बच्चों से मुलाकात हो रहा है जी। अभी भी कुछ बच्चे सामने बैठे हुए हैं। वाकई बहुत सारे संस्थानों में जाता हूँ, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत कुछ खास हैं जी। अभी आपने भी कुछ बच्चों से मुलाकात करवाया। हाँ। इनकी उम्र देखता हूँ और इनका कॉन्शसनेस लेवल देखता हूँ तो लगता है कि इनकी उम्र में तो मैं भी उतना कॉन्शस नहीं था जी।
तो कहीं ना कहीं मुंह लगता है कि मुंह छुपा लूं भाई। अरे नहीं, इनकी उम्र को देख के ना लगता है कि क्या गजब है। जी। तभी एक अंतस प्रेरणा और कहती है कि इन बच्चों को यदि थोड़ा सा हिंट दिया जाए, थोड़ा कॉन्शियस और कर दिया जाए, तो पता नहीं इनका जीवन कहाँ जाएगा, कहाँ चला जाएगा। हम लोग, मैं नहीं कहता कि हम बहुत कुछ हमने पा लिया है, जहाँ भी हैं संतुष्ट हैं। इन बच्चों की चेतना को देखता हूँ, उसमें यदि थोड़ा और एड ऑन कर दिया जाए तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। जी ये कल स्वामी ओम प्रकाश, ये बच्चे 1000 स्वामी ओम प्रकाश के बराबर अकेले हो जाएंगे। अरे बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पर बिल्कुल महाराज जी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज के इस इंटरव्यू को देखने के बाद कई छात्रों की कॉन्शियस लेवल शायद वो परम स्थान पर ना पहुंचे, लेकिन कुछ प्रतिशत भी अगर बढ़ता है तो हमारा ये इंटरव्यू करना सफल हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज आपने अपना विशेष समय हमें दिया, और हम क्षमा प्रार्थी हैं अगर हमसे कोई भूल चूक हुई होगी, गलती हुई हो, और आप बड़प्पन रख के उसे क्षमा करें। तो बिल्कुल इस वक्त आपने सुना स्वामी ओम प्रकाश जी को, जिन्होंने हमें अध्यात्म के बारे में बताया, जिन्होंने हमें कॉन्शियसनेस के बारे में बताया। हम सभी के अंदर इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान है। हम जो कुछ भी बाहर सीखते हैं वो पहले से हमारे अंदर है, लेकिन अभी तक हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं हुई है कि हम उसे जान सकें। इसलिए हमें हमारी बाहरी दुनिया में जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक बार दूसरों की तरफ से नजरें हटाकर खुद की तरफ देखिए, आपको संपूर्ण ब्रह्मांड दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। मैं गौरव दुबे किसी नए चेहरे के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी तरह की कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।